गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार नमस्कारम। मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का केजीएस टीचिंग एग्जाम्स के एंड केजीएस यूपी एग्जाम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप सो कि आप सभी लोग ठीक होंगे। घड़ी में बज चुके हैं 5:30। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। मोहिनी, राहुल, सभी को गुड इवनिंग। पवन, सभी को गुड इवनिंग। कमेंट्स आते जा रहे हैं, सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम आज के सेशन को। आपने देखा होगा आज का जो सेशन है वो एमपी टेट, यूपी टेट, जे टेट, यू टेट, इस सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉमन टॉपिक है। तो आप सभी को जैसे कि पता है कि इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूं कि आज का जो टॉपिक है वो है आर्टिकल। और आर्टिकल की यदि हम बात करते हैं तो आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि हर एक एग्जाम में एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और समटाइम्स हम गलत कराते हैं क्योंकि हमें बेसिक नॉलेज नहीं होती, क्योंकि हम बेसिक नॉलेज से लैग कर जाते हैं। और जब हम बेसिक नॉलेज से चीजों में लैग करते हैं तो फिर दिक्कत होती है। तो आइए आज से हम स्टार्ट करते हैं। और मुझे लग रहा है कि आज टॉपिक में प्रैक्टिस करने के बाद शायद ही आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा। मैं 100% दावेदारी देता हूं कि यदि पूरे मन से यदि यहां पर पढ़ रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका आर्टिकल का कहीं भी किसी भी एग्जाम में गलत नहीं हो सकता। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। तो एक कोट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कहते हैं कि मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें हमसे, मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। सो अगेन वेलकम टू केजीएस टीचिंग एग्जाम्स। केजीएस टीचिंग एग्जाम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चलते हैं अपने आर्टिकल्स टॉपिक के ऊपर, लेकिन आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले अगेन आप सभी लोगों का इस सेशन में वेलकम है। और आज का जो टॉपिक है सर वो है आर्टिकल। आर्टिकल को हम एक डिफरेंट अप्रोच के साथ पढ़ते हैं। सर डिफरेंट अप्रोच का मतलब है क्या? हम रटेंगे नहीं, सिर्फ हम समझेंगे। हम रटेंगे नहीं सर, हम सिर्फ समझेंगे। और जब हम चीजों को समझेंगे तो जानने का मौका भी हमें मिलेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे तो समझने की कोशिश करिएगा। एग्जैक्टली में हम बात करेंगे आर्टिकल की। तो आर्टिकल सर है क्या? आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ डिटरमिनर्स। आर्टिकल सर किसका पार्ट है? सर आर्टिकल जो है वो डिटरमिनर का पार्ट है। किसका पार्ट है सर? डिटरमिनर्स का पार्ट है। किसका पार्ट है सर? डिटरमिनर्स का पार्ट है। ओके, याद रखना आर्टिकल किसका पार्ट हो गया सर? डिटरमिनर्स का पार्ट हो जाता है। ओके, यदि ये डिटरमिनर्स का पार्ट है तो याद रखना आर्टिकल किसका पार्ट है सर? डिटरमिनर्स का। और सर डिटरमिनर्स किसका पार्ट है? डिटरमिनर्स किसका पार्ट है? तो आप कहोगे सर डिटरमिनर्स जो है वो एडजेक्टिव का पार्ट है। डिटरमिनर्स किसका पार्ट होते हैं सर? बड़े ध्यान से समझिएगा। डिटरमिनर्स जो है वो पार्ट ऑफ एडजेक्टिव होते हैं। ए पार्ट ऑफ एडजेक्टिव होते हैं। बोलो यस सर। यदि ये पार्ट ऑफ एडजेक्टिव होते हैं तो यहां से समझना, इसका मतलब हमने कह दिया कि मतलब कहीं ना कहीं आर्टिकल के पास जो एट्रीब्यूट होंगे, कहीं ना कहीं आर्टिकल्स के पास जो एट्रीब्यूट होंगे वो एट्रीब्यूट किसके होंगे? तो आप कह दोगे सर जो एट्रीब्यूट होंगे वो किसके होंगे सर? एडजेक्टिव के होंगे। बोलो यस सर। अब एडजेक्टिव का काम क्या होता है सर? एडजेक्टिव एग्जैक्टली में क्या किसके बारे में बताते हैं? एडजेक्टिव बताते हैं आपके नाउन के बारे में। तो जो आर्टिकल है वो भी किसके बारे में बताएंगे सर? नाउन के बारे में बताएंगे। यस और नो? आर्टिकल किसके बारे में बताएगा सर? नाउन के बारे में बताएगा। अब ये तीनों टॉपिक इंटर रिलेटेड टॉपिक हैं। या तो चीजों को रट लोगे आर्टिकल नाउन के पहले आता है, तो कोई पूछ ले क्यों आता है तो आपके पास जवाब होना चाहिए, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके पास वाई का आंसर होना चाहिए सर ऐसा क्यों। तो उसके पीछे क्यों का रीजन मैंने आपको बता दिया कि क्यों का रीजन है कि आर्टिकल जो है वो पार्ट ऑफ डिटरमिनर्स है, डिटरमिनर्स पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के एट्रीब्यूट आर्टिकल के पास देखने को मिलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि पापा की शकल, बेटे की शकल पापा से पूरी मिलती जुलती हो सकता है बाल मिलते जुलते हो सकता है फेस कट मिलता जुलता हो, तो कुछ भी हो सकता है। आगे हम चीजों को समझेंगे, आगे हम जानेंगे। तो हमने क्या कहा हमने यहां से क्या कहा, अब आगे बात को समझिएगा। तो हमने यहां से एक निष्कर्ष निकाला। हमने निष्कर्ष निकाला कि सर जो आर्टिकल हैं, जो भी आर्टिकल हैं आपके, वो किसके पहले आएंगे सर? नाउन के पहले आएंगे। आर्टिकल किसके पहले आएंगे सर? नाउन के पहले आएंगे। आर्टिकल सर किसके पहले आएंगे सर? आर्टिकल नाउन के पहले आएंगे। इतनी बात आपको याद रखनी है। आर्टिकल किसके पहले आएंगे सर? आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आएंगे। तो यहां से हमें एक बात तो मिल गई। हमने अंडरलाइन करके लिखा कि सर अब यहां से समझना है बात को। आर्टिकल किसके पहले आएंगे सर? आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आएंगे। आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आएंगे। ओके, ये किसके पहले आएंगे सर? नाउन के पहले आएंगे। और यदि आर्टिकल नाउन के पहले आते हैं, आर्टिकल यदि नाउन के पहले आते हैं तो अब हमें टाइप्स ऑफ आर्टिकल को समझना होगा। किसको समझना होगा सर? टाइप्स ऑफ आर्टिकल को समझना होगा। आर्टिकल हमारे तीन टाइप के होते हैं।
आर्टिकल हमारे 3 टाइप के होते हैं, याद रखना। आर्टिकल कितने टाइप के होंगे सर? हमारे 3 टाइप के होंगे। सर कौन कौन से होंगे, एक बार हमें बताने की भी तो कोशिश करिएगा सर। एक होता है सर मेन आर्टिकल। क्या होता है सर? मेन आर्टिकल। शायद आप पहली बार ही सुन रहे होंगे ये सारी चीजें। आर्टिकल क्या होते हैं सर? 3 टाइप के। सर मेन आर्टिकल हो गया, फिर उसके साथ आता है सर बीक आर्टिकल। क्या आता है सर? बीक आर्टिकल। क्या आते हैं सर? बीक आर्टिकल। ओके सर, ये बीक आर्टिकल क्या होते हैं इनके बारे में भी जानेंगे। फिर आता है सर जीरो आर्टिकल। क्या आता है सर? जीरो आर्टिकल। ओके, क्या आते हैं सर? जीरो आर्टिकल आते हैं। सर जीरो आर्टिकल क्या होते हैं? आओ हम समझते हैं एक एक करके, कहानी को पूरे तरीके से समझेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। सर पहले आप बताइए हमें मेन आर्टिकल क्या होते हैं। सर मेन आर्टिकल होते हैं आपके 3। मेन आर्टिकल होते हैं आपके सर 3। मेन आर्टिकल्स कितने होते हैं सर? आपके 3 होते हैं। एक होता है सर ए और एन, और एक होता है सर द। ये 3 टाइप के आपके आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ए एन और द। ओके, अब इनमें एग्जैक्टली में कैटेगरी डिफाइन है। अब बड़े ध्यान से समझना है, आइए बड़े ध्यान से समझते हैं। एग्जैक्टली में ए एन का मतलब होता है सर 1। ए एन का मतलब क्या होता है सर? 1। और दा का मतलब होता है सर दिस दैट दीज दोज। दिस दैट दीज दोज, इनका रियल मीनिंग यही होता है, दिस दैट या फिर सर दीज दोज। शायद ये बात आपको किसी बुक्स में नहीं लिखी मिलेगी। यदि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज की बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर कोई अच्छे ग्रामरियन को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएंगे इनके एक्चुअल मीनिंग क्या होते हैं एग्जैक्टली। ओके सर, अब हमने बात की यहां पर क्या कि जो आर्टिकल ए एन है ये होता है इंडेफिनिट, मतलब ऐसा कोई नाउन जो कि हम सिर्फ कोई जनरल नाउन की बात कर रहे हैं जो कि एक है, तो वो सर इंडेफिनिट है। बोलो यस सर। यदि कोई भी नाउन जो कि डेफिनिट है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं सर? दा का यूज करते हैं। ओके, दा या फिर दी का यूज करते हैं डेफिनिट किसके लिए सर? डेफिनिट नाउन के लिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो मेन आर्टिकल में आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आर्टिकल ए एन का मतलब हुआ 1। अब यहां पर बात को समझना। अब आता है सर बीक आर्टिकल। सर बीक आर्टिकल का मतलब क्या होता है? हेडिंग डालते हैं बीक आर्टिकल। सर बीक आर्टिकल का मतलब है, अब यहां पर बात समझना सर बीक आर्टिकल का मतलब क्या होता है सर? अब यहां से समझना सर बीक आर्टिकल का मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना। सर बीक आर्टिकल क्या होता है सर? बीक आर्टिकल, बीक आर्टिकल क्या होते हैं सर? बीक आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स होते हैं जो कि पोजीशन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं सर? पोजीशन को शो करते हैं। सर पोजीशन मतलब अधिकार दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं सर? अधिकार दिखाते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं सर? बीक आर्टिकल्स कहते हैं। सर कैसे? अब बात को समझना है। यहां से बीक आर्टिकल्स में आते हैं, जैसे मैंने लिखा है माय। क्या लिखा हुआ है? माय। मैंने लिखा योर। क्या लिखा है? योर। फिर मैंने लिखा अवर। फिर यदि मैंने लिख दिया नमन्स, नमन्स का मतलब एपोस्ट्रोफी एस लगा के लिख दिया नमन्स, तो एपोस्ट्रोफी एस भी किसका पार्ट होता है? बीक आर्टिकल का पार्ट होता है। ओके, और जीरो आर्टिकल का मतलब होता है सर नो आर्टिकल, जहां पर कोई आर्टिकल की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं, उसी को हम नो आर्टिकल भी कहते हैं। सर अब एक बात मुझे बताओ, जैसे मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, मैंने आपसे कहा आई रीड, आई रीड, आई रीड, आई रीड द वाल्मीकि रामायण, द वाल्मीकि रामायण, द वाल्मीकि, द वाल्मीकिस रामायण। ओके, द वाल्मीकिस रामायण। ओके, याद को समझना, वाल्मीकिस रामायण। ओके, वाल्मीकिस रामायण। अब यहां से बात को समझना है। शायद इस क्वेश्चन को आपको रूल सहित आंसर मिल जाए, लेकिन कभी तुम उस अप्रोच तक नहीं पहुंच पाओगे कि सर ये चीजें हुई कैसे हैं। तो आओ हम उन चीजों को बता देते हैं कि सर एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे ही आपने कहा आई रीड द वाल्मीकिस रामायण, तो यहां से आपको एक चीज क्लियरिटी आएगी। सर हम क्या क्या रामायण जो एपोस्ट्रोफी एस है वो क्या है सर? बीक आर्टिकल है। एपोस्ट्रोफी एस क्या है सर? बीक आर्टिकल है। और बीक आर्टिकल किसके लिए आ रहा है सर? ये सर बीक आर्टिकल आ रहा है रामायण के लिए। तो एपोस्ट्रोफी एस किसके लिए आया सर? रामायण के लिए। बोलो यस सर। किसके लिए आया सर? रामायण के लिए। बोलो हाँ। अब यहां से देखना बात को। अब दा किसके लिए आया सर? वाल्मीकि के लिए। अब आप दा एपोस्ट्रोफी एस किसके लिए आया? रामायण के लिए। तो दा हम किसको मानेंगे? वाल्मीकि के लिए आया। तो अब आपको पता होना चाहिए। अब लेकिन वाल्मीकि के साथ हम, वाल्मीकि क्या है? एक पर्सन का नेम है।
क्या आप कभी दा कार्तिक सर लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। क्या दा मोहन लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। दा रोहित लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। दा पूजा लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। दा अरविंद लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि पर्सनल जो आपके पर्सन के नेम होते हैं वो आर्टिकल्स नहीं लेते, बिकॉज ऑफ वो ऑलरेडी डेफिनेटेड होते हैं बाय नेचर। जो चीज ऑलरेडी डेफिनेट है बाय नेचर, तो वो क्यों ही आर्टिकल लेगी? क्यों ही आर्टिकल लेगी? तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे नहीं नहीं सर, आर्टिकल था रामायणा के लिए आया है। किसके लिए आया है? रामायणा के लिए आया है। अब एक चीज बताओ, क्या इस जमाने में एक बीवी तो किसी से संभाली नहीं जाती? क्या दो दो शादी कर लोगे क्या? ठीक है, हर कोई अरमान मलिक थोड़ी बन सकता है। बोलो यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? हर अरमान मलिक आई थिंक वो, ठीक है, यूट्यूबर है जो। अब आगे बात करेंगे यहां पर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर ये हुआ कि दाबी किसके लिए आया है सर? आर्टिकल दाबी रामायणा के लिए ही आया है। अब नाउन है एक, नाउन है एक और आर्टिकल है दो। आर्टिकल कितने हैं सर? दो। तो क्या आप मुझे बताना, क्या दो आर्टिकल का, एक नाउन के लिए दो आर्टिकल का यूज कर पाओगे? क्या कभी भी एक नाउन के लिए दो आर्टिकल का यूज कर पाओगे? एक नाउन के लिए दो आर्टिकल का यूज कर पाओगे? तो जवाब आपका होगा सर कभी नहीं कर पाएंगे। तो आपको याद रखना, यहां पर द आर्टिकल को आपको क्या करना पड़ेगा सर? रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? द रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल द भी रामायणा के लिए आ रहा है और एपोस्ट्रोफी एस भी द रामायणा के लिए। तो एपोस्ट्रोफी एस तो बी का आर्टिकल है, द आपका मेन आर्टिकल है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता है कि मेन आर्टिकल और बी का आर्टिकल के पहले कुछ नहीं आता। यदि हम कह सकते हैं कि मेन आर्टिकल और बी का आर्टिकल, जो मेन आर्टिकल और बी का आर्टिकल कभी एक साथ नहीं आ सकते, एक ही नाउन के लिए नहीं आ सकते, एक साथ नहीं आ सकते और एक ही नाउन के लिए नहीं आ सकते, एक कॉन्सेप्ट है। यदि समझ पाओ तो समझ जाओ, ठीक है। या तो जो अभी तक आप पढ़ रहे हो, वो अभी तक जो भी आपने पढ़ा है वो रटन विद्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं सर? रूटिंग मेथड कहते हैं। आज जो आप पढ़ रहे हो वो आपका कॉन्सेप्चुअल मेथड है। वो क्या है सर? कॉन्सेप्चुअल मेथड है। और पहले बता देता हूं कि दिस कॉन्सेप्ट वाज क्रिएटेड बाय मी, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट मेरे द्वारा क्रिएट किया गया था। यदि कोई भी इस कॉन्सेप्ट को इस टाइप से यदि पढ़ा रहा है तो मान लेना कि वो कॉपी है, ठीक है। बस हाँ, मैं इतनी बात कह सकता हूं कि आप इसे पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये कॉन्सेप्ट मैंने बनाया। हाँ, लेकिन मैं हक से कहता हूं कि ये कॉन्सेप्ट ना ही तुम्हें कोई किताबों में मिलेगा, ना ही तुम्हें कहीं और मिलेगा। दिस कॉन्सेप्ट इज क्रिएटेड बाय मी, कि सर अब यहां पर जब जो चीजें रटने की होती हैं उन्हें हमने समझ के बना दिया कि ऐसा क्यों है। ओके, तो अगेन मैं कह रहा हूं दिस कॉन्सेप्ट इज क्रिएटेड बाय मी, नॉट बाय एनीवन एल्स। ओके, हाँ, पढ़ाना है तुम पढ़ाओ, लेकिन क्रेडिट भी दे दिया करो, ठीक है। क्योंकि मैंने कई बार चीजें देखी हैं कि कुछ चीजें मेरे द्वारा क्रिएटेड है, वो यूट्यूब पे मिल जाती हैं, ठीक है। ऐसा यार, मेहनत करो, तुम भी क्रिएट कर सकते हो कुछ ना कुछ, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। आगे की हम बात करेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे। तो अब हम आते हैं किस पर? एक क्वेश्चन पर। पहली क्लास का, आज की आर्टिकल की पहली क्लास का पहला क्वेश्चन, हिज फादर इज एन एमएलए। पहली बात को समझना, एमएलए इज अ एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है सर? जैसे हम लिखते हैं एसआई, टीआई, ये सुनो, ठीक है, टाउन इंस्पेक्टर, सीजे, ठीक है, सिविल जज। तो इसका मतलब क्या होता है कि सर हम कहना चाहते हैं एब्रीविएशन। अब मुझे बताओ, एमएलए कोई ना कोई एक व्यक्ति होगा, और कितने सारे एमएलए होते हैं? बहुत सारे होते हैं, और मेरे पापा उनमें से एक एमएलए हैं। तो एमएलए तो क्या है सर? नाउन है। पहली बात याद रखना, क्या है सर? नाउन है। बोलो यस सर। और सर एमएलए को तो काउंट भी किया जा सकता है, तो ये काउंटेबल भी है। क्या है सर? काउंटेबल भी है। और ये सिंगुलर भी है, क्योंकि एक ही एमएलए होंगे, ठीक है, क्योंकि पापा एक हैं तो एमएलए भी एक ही होंगे। बोलो यस सर, ठीक है। तो मतलब एमएलए एक नाउन है जो कि काउंटेबल भी और सिंगुलर भी है। इसका मतलब सर ये हुआ। अब आपको ये पता करना है कि अभी वाली बात तो पता हो गई सर, एक है तो इसका मतलब इसके पहले तो ए भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, दा भी आ सकता है। बोलो ये सब तीनों आ सकते हैं। लेकिन अब हम डिफाइन करेंगे कि सर डेफिनेट है या फिर इनडेफिनेट है। अब कोई डेफिनेट एमएलए है क्या? इतने सारे एमएलए होते हैं एक राज्य में, एक एमपी में की बात करें, यूपी की बात करें, इतने सारे एमएलए होते हैं, उनमें से एक एमएलए है। इसका मतलब क्या हो रहा है सर? इनडेफिनेट है। क्या बोला सर? ये इनडेफिनेट है। और यदि सर ये इनडेफिनेट है तो आपको पता होना चाहिए कि एक स्कोप आपका खत्म हो जाता है। किसका? आर्टिकल दा का स्कोप खत्म हो जाता है, क्योंकि सर अब आर्टिकल या तो ए आएगा या तो एन आएगा। अब ए और एन को भी काटना है, तो सर आर्टिकल जो ए है और एन है, ये आते तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ये बात सच है, आते इंडेफिनिट के लिए ये बात सच है, लेकिन एक साथ दोनों नहीं आ सकते।
आर्टिकल एन का हम यूज करते हैं वॉवल साउंड के साथ। किसके साथ सर? वॉवल साउंड के साथ। ओके, याद रखना। आर्टिकल ए का यूज करते हैं सर कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। ठीक है, किसके साथ सर? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। ओके, इतनी बात याद रखना। अब एमएलए का जो साउंड है वो एम से स्टार्ट हो रहा है, ए, और ए क्या है सर? वॉवेल है। ए क्या है सर? वॉवेल है। और यदि सर ये वॉवेल है तो इसका मतलब ए के चांसेस खत्म हो गए। करेक्ट आंसर हो जाएगा एन एम एल ए। क्या हो जाएगा सर? एन एम एल ए। ओके, तो ये यहां पर क्या था? एम एल ए इंडेफिनेट था, वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा था और एक था, इसलिए हमने एन लगाया। इसलिए हमने क्या लगाया सर? एन लगाया। ठीक है, इसलिए ए को भी काटना पड़ा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर एन इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा सर? एन इज द करेक्ट आंसर। आई होप सो कि आपको कहानी पूरी की पूरी क्लियर हो रही होगी। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, और है बड़ा टेक्निकल। ऐसा नहीं है कि सर आप रट लो, नहीं, रटने की जरूरत ही नहीं है। सच में रटने की जरूरत नहीं है। बड़े प्यारे तरीके से आप समझो, बड़े प्यारे तरीके से आप जानो, आपको बहुत मजे आएंगे। मैं सच बता रहा हूं, बहुत मजे आएंगे। मतलब टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होता है ना। ठीक है, चलिए आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ जवाब देते हैं। 30 सेकेंड आपको टाइम दिया जाएगा इसके लिए। ठीक है, टाइमर आपके लिए लगा देता हूं मैं यहां पर कि ठीक है, क्योंकि टाइमर आपका होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी देर में कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। टाइमर ओनली 30 सेकेंड्स मिलेंगे आपको, ओनली 30 सेकेंड्स। ठीक है, लो 30 सेकेंड्स और जवाब दो। बहुत बढ़िया। जिस टाइप से आप लोग आंसर करते हो ना, मैं कायल हूं आपके आंसर्स का। मैं सच बता रहा हूं, जिस टाइप से आप आंसर करते हो, मैं कायल हूं आपके आंसर्स का। बहुत बढ़िया। मोहिनी, मोहिनी, रोहित, पवन, पूजा, पूजा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब हम बात करते हैं। लेकिन भैया कुछ बच्चों ने आंसर गलत दिया है, उनको सही कर लो। अब यहां पर लिखा हुआ है बनानास आर 12 रुपीज डजन। क्या लिखा है सर? 12 रुपीज डजन। अब आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली में, एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है, लिख रहे हैं इसको, कॉन्सेप्ट है सर। वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपसे? कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आपसे कहता है, कॉन्सेप्ट आपसे कहता है, एक होती है सर रेट, एक होती है सर रेट, और एक आपकी होती है रेट। क्या हो गई सर? एक रेट। और एक होती है सर यूनिट। कैसा होता है सर? यूनिट। एक क्या होती है सर? यूनिट। आपको पता है रेट जो है वो बदलती रहती है। क्या 1 किलो में 900 ग्राम कभी हो सकता है? क्या 1 किलो में कभी 950 ग्राम हो सकता है? नहीं। 1 किलो का मतलब हुआ 1000 ग्राम मीन्स 1000 ग्राम। वो चाहे आज की बात करें चाहे कल की बात करें, यूनिट हमेशा डेफिनेट होंगी। यूनिट हमेशा कैसी होंगी सर? डेफिनेट होंगी। याद रखना, यूनिट हमेशा कैसी होंगी सर? डेफिनेट होंगी। यूनिट कैसी होती है सर? डेफिनेट होती है। यदि यूनिट डेफिनेट है, यदि यूनिट डेफिनेट है तो इसका मतलब सर यहां पर क्या आना चाहिए? आर्टिकल द आना चाहिए। बोलो यस सर। ठीक है, और जो रेट होती है, रेट बदलती रहती है। आज हो सकता है आलू 30 रुपए किलो है, कल हो सकता है 25 रुपए किलो हो सकता है कल 5 रुपए भी किलो हो। तो रेट फ्लैक्चुएट होती रहती है। रेट को हम डेफिनेट नहीं मानते, क्योंकि रेट कैन बी चेंज्ड। रेट्स कैन बी चेंज्ड। जो रेट्स है वो बदल सकती हैं। इसका मतलब टोटली मीनिंग क्या हुआ? इसका टोटल मीनिंग हम ये कहना चाहते हैं कि सर रेट्स आपकी चेंज होती रहती है, रेट्स फिक्स नहीं होती। तो सर रेट्स क्या हुई आपकी? इंडेफिनिट। रेट्स क्या हुई सर आपकी? इंडेफिनिट। हर एक क्वेश्चन हर एक कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, ठीक है। रेट्स यदि इंडेफिनिट होती है तो सर इसके साथ आर्टिकल या तो ए आएगा या तो आर्टिकल एन आएगा। गॉट इट? अब यहां पर देखना, बात को समझना। एक कॉन्सेप्ट नंबर 1 था आपका, विथ लॉजिक आंसर दिया है आपको, विथ लॉजिक। ओके, अब यहां पर लिखा हुआ है 12 रुपीज डजन। 12 रुपए क्या है? 12 रुपए प्राइस है। यदि 12 रुपए रेट है तो सर फ्लैक्चुएट होंगे, तो हम लिखेंगे 12 रुपीज आ डजन। क्या लिखेंगे सर? 12 रुपीज आ डजन। और आंसर आपका क्या हो जाएगा? दा हो नहीं सकता क्योंकि डेफिनेट नहीं है, 12 रुपए की बात हो रही है। आर्टिकल एन हम लिख नहीं सकते क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है।
आर्टिकल ए इज द करेक्ट आंसर। यस, ऐसे ही आंसर दिए जाते हैं, ऐसे ही, मतलब आपको पता होना चाहिए वाई, क्यों वो आंसर है। यदि आपको वाई का आंसर पता है कि सर इसलिए वो आंसर है, इसलिए वो आंसर है, इसलिए वो करेक्ट आंसर है, तो आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो फिर आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। यदि आपको लॉजिक पता होना चाहिए, सर लॉजिक ये है, और यदि लॉजिक नहीं पता तो भैया दिक्कत है, तो फिर भैया परेशानी है, और उस परेशानी को दूर हमें क्लासेस के थ्रू करना पड़ेगा, कोई और रास्ता है नहीं, कोई और रास्ता नहीं है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, यदि आप समझना चाहते हैं, तो आपको बहुत प्रॉपर मैनर में जानना पड़ेगा चीजों को, आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा चीजों के, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। चाहे भाई वो टेट का एग्जाम हो, चाहे वो टीजीडी पीजीडी का एग्जाम हो, यदि आप अपनी बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे तो आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक बार मेहनत करके भी काम हो सकता है। अब या तो आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं या फिर आप हार्ड वर्क करना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू, दैट डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज। ओके, सो आइए हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आता है, अब मुझे आंसर दीजिएगा, 30 सेकेंड्स का टाइम आपको फिर दिया जाता है बहुत अच्छे से, तब तक हम पानी पी लेते हैं, ठीक है, और फिर जब तक आप आंसर दो फटाक से। चलो चलो बताओ। चलिए आंसर दें, चलो बस हो गया टाइम अब, ठीक है। अब बात करते हैं, लिखा हुआ है टेक दिस मेडिसिन 3 टाइम्स अ डे। अब हमें डे क्या है सर, नाउन है। अब एक चीज बताना, उन्होंने कहा डे क्या है सर, नाउन है, बड़े ध्यान से समझना, डे इज अ नाउन। अब या तो सर ये बताओ नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, सर लेकिन दिन तो गिने जा सकते हैं, सर ये काउंटेबल है। अब बताओ सर काउंटेबल में सिंगुलर है या प्लूरल है, यदि प्लूरल हुआ तो आर्टिकल एन का स्कोप ही खत्म है, क्योंकि आर्टिकल एन का मतलब होता है 1। तो लेकिन सर आपको पता लगा सर ये तो काउंटेबल सिंगुलर है, क्योंकि ओनली एक ही दिन की बात हो रही है। अब इसका मतलब यहां पर तीनों भी स्कोप है हमारे पास, आर्टिकल ए एन द तीनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन अब यदि हमने ये बात पता कर ली सर डेफिनेट है इंडेफिनेट है, मैंने कहा बताओ कौन से दिन की बात हो रही है, क्या कोई फिक्स डे की बात हो रही है, कल की बात हो रही है, आज की बात हो रही है, परसों की बात हो रही है, नहीं सर। हमने कहा टेक दिस मेडिसिन 3 टाइम, टेक दिस मेडिसिन 3 टाइम्स दैट दिस डे, इसका मतलब सर एक जनरल दिन की बात हो रही है। तो मतलब जनरल डे मतलब आज भी 3 टाइम, आज भी 3 टाइम्स लो, कल भी 3 टाइम्स लो, परसों भी 3 टाइम्स लो। अब कौन से दिन 3 टाइम्स लेना है हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता, तो इसका मतलब सर ये डेफिनेट है इंडेफिनेट, तो आपने कहा सर ये तो इंडेफिनेट है। यदि इंडेफिनेट है तो दा का स्कोप खत्म, तो फिर दा का स्कोप खत्म, और यदि दा का स्कोप खत्म तो दा तो यहां पर आ नहीं सकता, काट दो यहां पर, दा खत्म, ठीक है। अब आर्टिकल ए एन बचा है, अब आर्टिकल ए एन बचा है, तो मुझे बताओ कि इंडेफिनेट है तो एक बताओ आर्टिकल डे का जो साउंड है वो सिंगल वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, तो आपने कहा सर इसका जो साउंड है वो तो सी एस है, सी एस का मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है, इसका मतलब क्या हुआ सर आर्टिकल एन का भी स्कोप क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा सर, ए इज द करेक्ट आंसर। एक बार कमेंट करके बताइए कैसा रहा सेशन, एक बार कमेंट करके बताइए चीजें क्लियर हो रही हैं। हमें रटना नहीं है, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें समझना होगा, हमें जानना होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है, तभी तो कल आप आगे जाके आप अपने स्टूडेंट्स को भी आंसर कर पाओगे। चलिए बात को आगे हम आते हैं कि माय ब्रदर हैज जॉइंड दैट आर्मी, तो फिर आपके पास टाइम आता है 30 सेकेंड्स का, 30 सेकेंड्स का टाइम, एक बार आंसर दो फटाक से, चलो जल्दी से आंसर देना, फटाक से आंसर देना, गोली की तरह आंसर आना चाहिए। गोली समझते हो तुम, नहीं समझते हो तब भी हम समझा देंगे तुम्हें, चलो बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बात करते हैं। माय ब्रदर हैज जॉइंड दैट आर्मी, टाइम अप, टाइम अप। अब बात को समझ रहे हैं सर, आर्मी एग्जैक्टली में क्या है, किसी भी देश की जो आर्मी होती है वो कहीं ना कहीं एक साथ 2 आर्मी को ज्वाइन व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि तुमने एक तरफ इंडियन आर्मी को भी ज्वाइन कर लिया, एक तरफ पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर लिया, एक तरफ चाइना की कोई आर्मी को ज्वाइन कर लिया, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया या फिर किसी अन्य कंट्री की कर लिया, नहीं सर।
आप यदि मेरे भाई ने यदि कोई आर्मी ज्वाइन की होगी तो वो आर्मी उस देश की एक ही होगी। अब सर आर्मी में बटालियन अलग अलग हो सकते हैं, बटालियन भी डेफिनेट होंगी लेकिन अलग अलग हो सकते हैं, रेजिमेंट अलग अलग हो सकते हैं, ओके, लेकिन वो हिस्सा होंगी एक चीज का जिसे हम कहते हैं होल आर्मी। तो आर्मी जो है वो एक फिक्स्ड है, डेफिनेट है। क्या है सर? आर्मी जो है वो सर वो डेफिनेट है। क्या है सर? आर्मी जो है सर वो डेफिनेट है। और मेरे दोस्त यदि ये डेफिनेट है, डेफिनेट है, तो फिर क्या आपको लगता है कि आर्टिकल एन का कोई स्कोप है? तो कह दो सर आर्टिकल एन का कोई स्कोप नहीं है। एक काम करो, इसे गोली मार के उड़ा दो सर आर्टिकल एन को। हमने दोनों को गोली मारी और उड़ा दी, लो फट फक, खत्म कहानी। अब बचता है सर एक ही ऑप्शन, आर्टिकल द इज द करेक्ट आंसर। और कहीं पर भी यदि किसी भी डेफिनेट चीज की बात हो रही है तो वहां पर आर्टिकल द आएगा, वहां पर आर्टिकल आएगा। चलो आगे देखते हैं। इन्होंने 4 ऑप्शन दिए आपके सामने। इन्होंने कहा कि क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, क्या क्वेश्चन कहते हैं एक बार। क्वेश्चन ये कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज इट द आर्टिकल एन करेक्टली यूज, कि कहां पर आर्टिकल एन करेक्टली यूज किया गया है, मुझे बताइए। बताओ, आंसर लो, चलो फटाक से आंसर दो। चलो टाइम अप, टाइम अप। गॉड ब्लेस मी, गॉड ब्लेस मी। अब देखना है यहां पर पहला क्वेश्चन आया, मैंने लिखा डी से स्टार्ट करते हैं। योर ब्रदर इज एन ऑनरेबल पर्सन। अब आपको समझना पर्सन कैसा नाउन है सर? पर्सन सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब सर पर्सन तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसका मतलब सर ये इंडेफिनेट भी है। सर ये कैसा है सर? इंडेफिनेट भी है। तो यहां पर ऑप्शन हमारे पास 2 ही है, या तो आर्टिकल ए या तो फिर आर्टिकल एन। लेकिन सर अब आपने देखा आर्टिकल ए एन आ रहा है ऑनरेबल के जस्ट बाजू में, तो साउंड हम किसका लेंगे? ऑनरेबल का लेंगे। लेकिन सर साउंड यदि ऑनरेबल का हम ले रहे हैं तो ये आ से स्टार्ट हो रहा है, और आ जो है सर वो वॉवेल साउंड है। यदि सर वो वॉवेल साउंड है तो सर यहां पर आर्टिकल ए नहीं सर एन होना चाहिए। इसका मतलब डी आपका गलत जवाब हुआ। डी आपका क्या हुआ सर? गलत जवाब हुआ। अब हमने देखा दे हैव रूम्स, दे हैव रूम्स। अब देख रहे हो रूम्स कौन से हमें नहीं पता, इसलिए दे हैव रूम्स, ठीक है। अब आपको तो रूम्स बहुत सारे होंगे, यदि बहुत सारे रूम्स होंगे तो हमने डेफिनेट नहीं है, इसलिए हमने कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया, क्योंकि रूम्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए एन तो हम नहीं लगा सकते। या तो 0 आर्टिकल आएगा या तो डेफिनेट हुए तो दा आएगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाता है? 0 आर्टिकल। अब हमने देखा यहां पर लिखा हुआ है हाउस। क्या लिखा हुआ है सर? हाउस। हाउस इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बोलो यस सर। लेकिन सर कौन से घर की बात हो रही है पता है क्या हमें? नहीं सर नहीं पता। और यदि नहीं पता सर इंडेफिनेट है, और यदि वो इंडेफिनेट है तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसके पहले लिखा हुआ है यूनिक। तो यू का हम साउंड ले रहे हैं, यूनिक का साउंड ले रहे हैं, तो बाई से स्टार्ट हो रहा है, बाई से स्टार्ट हो रहा है, तो वाई इज अ कॉन्सोनेंट। यदि कॉन्सोनेंट है तो सर यहां पर ए आना चाहिए, तो आई यूनिक हाउस होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? आई यूनिक हाउस। इसका मतलब सर सी भी आंसर आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। फिर आगे लिखा हुआ दिस इज डेडनेस यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेट रेप्यूट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सर यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। बोलो यस सर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और यदि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आपको पता होना चाहिए कि सर या तो डेफिनेट होगी या तो इंडेफिनेट होगी। मैंने कहा कौन सी यूनिवर्सिटी की बात हो रही है? सर नहीं पता, इंडेफिनेट है, तो इंडेफिनेट है तो आर्टिकल ए एन आनी चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी का साउंड भी बाय से स्टार्ट होता है, यू, तो बाय से स्टार्ट हो रहा है तो इसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो इसका मतलब सर यहां पर आर्टिकल ए आना चाहिए, ठीक। आई यूनिवर्सिटी, इसका मतलब सर बी भी गलत हो गया आंसर। अब सर कौन सा आंसर बचता है आपके पास? सर आपके पास बचता है एक आंसर, वो है ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन सर ए को देख लो कि ये सही है या नहीं। तो मैंने कहा एमपी, ए ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ए इज अ वॉवेल साउंड,
यदि वॉवेल साउंड है तो फिर एन बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, गॉट इट, क्लियर कहानी। इस टाइप से हम क्वेश्चन को करते हैं तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आता है सर, ए इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट, बोलो यस और नो। यदि यहां तक कहानी क्लियर है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब अगली बात पर आते हैं। लिखा हुआ है आई एम डेड एज इंग्लिश टीचर। ठीक है, आई एम डेड एज इंग्लिश टीचर। चलिए आपके पास 30 सेकेंड से जवाब देने के लिए, जवाब दीजिए, फटाक से आंसर करिएगा। लो आ गया हूँ तेरे तेरे दर पे सवारी। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे स्टॉप। लिखा हुआ है आई एम डेड एज इंग्लिश टीचर। अब बात को समझना, टीचर जो है वो कैसा नाउन है सर, टीचर जो है वो सर सिंगुलर नाउन है, बोलो यस सर। अब मुझे ये बताओ, एक ही टीचर की बात हो रही है, बोलो यस सर। अब सर इस सिंगुलर के साथ क्या टीचर को गिन सकते हो, बोलो हाँ सर गिन सकते हैं। 1 2 टीचर, 3 टीचर, 4 टीचर, 5 टीचर, 6 टीचर, 7 टीचर, 8 टीचर। क्या टीचर काउंटेबल है, यस सर है। अब मुझे बताओ कौन से टीचर की बात हो रही है। अब मैं अपने लिए आर्टिकल नहीं लगा रहा हूं, मैं टीचर की बात कर रहा हूं सिर्फ। कौन से टीचर की बात हो रही है, तो मैं पता है सर, आप कह दो कि सर इंग्लिश टीचर की बात हो रही है। अरे इंग्लिश टीचर कौन से हैं, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश टीचर हो सकते हैं, जैसे कि हमारे केजीएस में भी इंग्लिश टीचर बहुत सारे हैं। उनमें से किसकी बात हो रही है, कुछ पता है क्या, सर नहीं पता। और यदि नहीं पता तो फिर सर ये इंडेफिनेट हुआ। यदि सर ये इंडेफिनेट हुआ तो दोस्त आपको पता होना चाहिए, इफ एनी नाउन इज इंडेफिनेट तो इट टेक्स आर्टिकल ए एन, इधर आर्टिकल और एन। ठीक है, इट नेवर टेक आर्टिकल द, तो काटो यहां पर, दा तो आ नहीं सकता, दा तो आ नहीं सकता। ठीक है, अब आया सर इंग्लिश। इंग्लिश को आप स्टार्ट करोगे ई से स्टार्ट होगा, ई किसका साउंड देता है, वॉवेल का, तो सर ए भी खत्म, क्या लिखेंगे, एन इंग्लिश टीचर, एन इंग्लिश टीचर। क्या लिखेंगे सर, एन इंग्लिश टीचर, एन इंग्लिश टीचर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ओ वाओ वाओ वाओ, अच्छा क्वेश्चन है, टेक योर टाइम। चलो एक बार और आंसर दो, एक बार और आंसर दीजिए फटाक से, एक बार जल्दी से आंसर करिएगा। अब यहां पर हमने देखा सर नाउन है स्कूल, सर नाउन क्या है सर, स्कूल। बड़े ध्यान से समझना, स्कूल इज अ नाउन, स्कूल इज अ नाउन, स्कूल इज अ नाउन। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन सर नाउन में स्कूल काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा। स्कूल को गिन सकते हो, यस सर, मेरा स्कूल, आपका स्कूल, उनका स्कूल, उनका स्कूल, फलाने का स्कूल, ढिकाने का स्कूल। सर आपके नाउन जो है, स्कूल इज अ काउंटेबल नाउन। ओके, तो हमने यहां पर लिखा कि सर स्कूल जो है वो काउंटेबल नाउन है, बोलो यस सर। यदि ये काउंटेबल है दोस्त, तो पहले ये पता करो कि सर ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अब सर ये दिक्कत है, क्या दिक्कत है सर, ये स्कूल जो है वो आपका काउंटेबल नाउन तो है, काउंटेबल नाउन तो है, लेकिन सर वो कैसा है सर, सिंगुलर भी है। यदि वो सिंगुलर है तो तीनों ऑप्शन सही है हमारे पास, आर्टिकल ए एन द। अब हमें डिफाइन करना होगा सर ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। तो आपने लिखा कि आपने पढ़ा होगा कि सर ये डेफिनेट है या तो इनडेफिनेट है। यदि डेफिनेट हुआ तो दा, यदि इनडेफिनेट हुआ तो आर्टिकल ए एन में से एक। चलो देखते हैं कि सर ये डेफिनेट है या फिर सर ये इनडेफिनेट है, या तो सर ये इनडेफिनेट है। अब यहां पर देखना, मैंने कहा कौन से स्कूल की बात हो रही है, यहां पर स्कूल वो है, स्कूल कौन सा है सर, वो स्कूल है गोपाल जाता है, गोपाल जिस स्कूल में जाता है उस स्कूल की बात हो रही है, जिस स्कूल में गोपाल जाता है। अब एक बात बताओ, जिस स्कूल में मैं जाता था
वो स्कूल तो डेफिनेट है ना। जिस स्कूल में जिस स्कूल में आप जाते हो वो स्कूल तो डेफिनेट है ना। वो स्कूल कैसा है सर? डेफिनेट है। और यदि वो स्कूल डेफिनेट है, वो स्कूल डेफिनेट हो जाएगा, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हुआ कि सर स्कूल डेफिनेट है, इनडेफिनेट नहीं है। और यदि इनडेफिनेट नहीं है तो आर्टिकल ए तो एन नहीं आएगा, काट दो, ठीक है ना, तो आर्टिकल ए एन आएगा। यहां पर हम क्या लिखेंगे सर? द स्कूल दैट गोपाल गोज टू इज ओल्ड। द स्कूल दैट गोपाल गोज टू इज ओल्ड, कि मतलब जिस स्कूल में गोपाल जाता है वो स्कूल पुराना है। वो स्कूल सर कैसा है सर? पुराना है। ओके, गॉट इट? यस और नो? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। डन, चलो बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन फिर सिंपल सा है। तो आपको पता है यस्टरडे आई मेट दैट यूरोपियन। अब यूरोपियन क्या है सर? यूरोपियन काउंटेबल है, 22 से स्टार्ट हो रहा है, तो सर दा तो आएगा नहीं, आर्टिकल क्या हो जाएगा? आई यूरोपियन आ जाएगा। गॉट इट? चलो अगली बात पर आते हैं। हाँ अब आएगा मजा। यू आर डेडेस फर्स्ट बॉय टू कम इन डेडेस क्लास। 30 सेकेंड का टाइम ले लो, 30 सेकेंड्स का टाइम लो, जवाब दो। 30 सेकेंड्स का टाइम लो, जवाब दो। लिखा हुआ है यू आर डेडेस बॉय, यू आर डेडेस बॉय फर्स्ट बॉय डेडेस टू कम इन क्लास। अब यदि पहली बात तो हम करें, यहां पर पोजीशन दिखा रहे हैं। चलो टाइम अप, टाइम अप। चलो एक कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड को समझते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर एक आता है आपका नया, सारे कॉन्सेप्ट ही हम पढ़ रहे हैं। अब एग्जैक्टली में आपके नंबर्स की यदि हम बात करें, एक्चुअली में हम बात करें जो होते हैं, एक नंबर्स एक्चुअली में दो टाइप के नंबर होते हैं। नंबर एग्जैक्टली में दो टाइप के होते हैं। एक हम कहते हैं कि जो कि रैंक बताते हैं, जो रैंक या फिर सर पोजीशन बताते हैं। सर एक वो होते हैं जो कि आपकी क्वांटिटी नहीं, आपकी नंबर्स बता देते हैं। क्या बताते हैं सर? नंबर ही बताते हैं, ठीक है। वो इनफाइनाइट होते हैं। जैसे कैसे? जैसे पोजीशन में नंबर्स कैसे होंगे सर? 1 नंबर, क्या होंगे सर? 2 नंबर, कैसे होंगे सर? 3, और ये पूरे के पूरे इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। और जब ये इनफाइनाइट तक जाएंगे तो इट बिकम्स इंडेफिनिट, क्योंकि डेफिनेट नहीं है ना ये, इट बिकम्स इंडेफिनिट। ये कैसे बन जाएंगे सर? इंडेफिनिट बन जाएंगे। बोलो यस सर। इट बिकम्स इंडेफिनिट, बोलो यस सर। और जब व्हेन इट बिकम्स इंडेफिनिट तो इट टेक्स नो आर्टिकल या फिर आर्टिकल ए और एन। लेकिन सर रैंक और पोजीशन जो होती है, रैंक और पोजीशन हमेशा निश्चित होती है, तो डेट इज अ डेफिनिट। तो रैंक और पोजीशन के साथ आप क्या लेंगे? डेफिनेट है तो आर्टिकल द आएगा। सर कैसे? जैसे कि आपने लिखा फर्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, सेकंड, ओके, फिर हमने लिखा थर्ड, फिर फोर्थ, ये ऐसे हम लिखते जा रहे हैं। तो आपको ये पता है ये कहानी अनंत तक नहीं जाएगी, एक लिमिटेड पोजीशन तक होगी। ओके, तो इसका मतलब आपके सामने लिखा हुआ है यहां पर फर्स्ट, यहां पर क्या लिखा हुआ है सर? फर्स्ट। और जो सर फर्स्ट है, जो फर्स्ट है उसका मतलब क्या है सर? सर जो फर्स्ट है इसका मतलब ये नंबर जो है इसी को हम कहते हैं आपके क्या का, एक होते हैं ऑर्डिनल नंबर, एक होते हैं कार्डिनल नंबर। तो रैंक और पोजीशन बताने वाले को कहते हैं ऑर्डिनल नंबर, जो कि ऑर्डर बताते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले एक कार्डिनल नंबर, तो इसका मतलब क्या है सर? एक रैंक बता रहे हैं, एक पोजीशन बता रहे हैं। बोलो यस सर। तो क्या लिखेंगे? द फर्स्ट बॉय, यू आर द फर्स्ट बॉय टू डेडेस्ट क्लास। और वो जिस क्लास में आया होगा वो क्लास भी कैसी होगी सर? डेफिनेट होगी। तो डेफिनेट होगी तो पहले में तो हमें दा चाहिए, तो नो आर्टिकल तो आ नहीं सकता, दा हमें चाहिए। यहां पर दा है नहीं, यहां पर दा है नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? दादा। अरे दादा बाई बाई वाला दादा नहीं, दादा। ओके गॉट इट। ए थी आपका आज का सेशन, ठीक है। और एक होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन देते हैं। आज के सेशन में हमने बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना, और इवन बहुत बारीकी से एक एक छोटी छोटी चीज पर काम किया, ठीक है। सो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन कल। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा।
मैं आपको बता देता हूं कि यूपी टेटी के बैचेस भी प्रॉपर क्लासेस बाईटी पर चल रही हैं, बैचेस भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो वहां पर आपकी एक कांस्टेंट हर टाइप से स्टडी होना स्टार्ट हो जाएगी। एमपी के टेट के, यदि आप एमपी टेट बैच की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी टेट की बैचेस आ चुके हैं, आप एनरोल कर सकते हैं। डेट बस क्लोज होने पर है, उससे पहले आप एनरोल कर लें, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकें और एक अच्छे से रंग ला सके। ठीक है, सो चलिए बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। अभी तक आप देख रहे थे यूपी केजीएस यूपी एग्जाम्स एज वेल एज केजीएस टीचिंग एग्जाम्स विद कार्तिक सर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।